जय हिंद बच्चों। अब हम पेपर 2 जो अभी आया जेईई एडवांस में उसको डिस्कस करते हैं, केमिस्ट्री के पार्ट को। चलिए, पेपर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास दिया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत इजी। अगर आपने अप्रोच सही लगा दिया तो है बहुत इजी, है ना, टफ नहीं है आपके लिए। अब तक क्या होता था, जब भी क्वेश्चन होता था हमको कहीं भी किसी क्वेश्चन में लैम्डा एम इनफाइनाइट कैलकुलेट करना होता था तो अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए लैम्डा एम इनफाइनाइट डिफाइन होता था। यहां ऐसा नहीं किया हुआ है। हमको क्या बोला हुआ है कि आपके पास 3 सॉल्ट्स हैं, उनकी कंसंट्रेशन डिफाइंड है और मोलर कंडक्टिविटीज डिफाइंड है, और आपसे बोला हुआ है कि AgCl जो आपके पास गिवन है, इस AgCl के सैचुरेटेड सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं तो उसकी कंडक्टिविटी ये गिवन है आपके पास 1.4 × 10⁻⁶ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स एट 300 केल्विन। आपसे बोला है सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl आपको बतानी है जो x मोल्स पर लीटर है, लेकिन आंसर जो डिफाइन करना है वो log ऑफ x की पावर -1 जो आपके पास है उसकी फॉर्म में डिफाइन करना है। ठीक है क्या, जो भी डाटा होगा उसके log की फॉर्म को हमको डिफाइन करना है। तो बेटा क्या करोगे, अगर मुझे अलग अलग इन डाटा के लिए, पहली चीज तो अगर AgCl की सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो मुझे लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ AgCl जो होगा दैट शुड इक्वल्स टू कंडक्टिविटी ऑफ AgCl इनटू 1000 डिवाइडेड बाय उसकी सॉल्युबिलिटी। बेटा मोलरिटी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की मोलरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो आपके पास K का डाटा गिवन है, सॉल्युबिलिटी आपसे पूछा है, तो लैम्डा एम इनफाइनाइट AgCl पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। चलिए करते हैं। आपको क्या करना है, AgCl की अगर लैम्डा एम इनफाइनाइट कैलकुलेट करनी है तो मुझे इन तीनों की लैम्डा एम इनफाइनाइट पहले रिक्वायर्ड होगी, तो लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ AgCl जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा एम इनफाइनाइट ड्यू टू AgNO3 प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट ड्यू टू NaCl माइनस लैम्डा एम इनफाइनाइट ड्यू टू NaNO3। ये डाटा मुझे यूज करना पड़ेगा। पर सर मुझे तो अलग अलग कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, मैं लैम्डा एम इनफाइनाइट तो मुझे गिवन ही नहीं है। बस वही क्वेश्चन है, वही हमको सॉल्व करना है। बेटा आपको याद हो तो हमने डिबाय-हक्कल-ऑनसागर इक्वेशन पढ़ा था, एट गिवन कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी इज लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस B√C। ये आपके पास इक्वेशन हुआ करता था, है ना। आपको NaNO3 का डाटा देख लेते हैं। मोलर कंडक्टिविटी कितनी गिवन थी हमारे पास, 111। लैम्डा एम इनफाइनाइट मुझे यहां कैलकुलेट करना था, माइनस B कांस्टेंट वैल्यू, √C देखो बेटा कंसंट्रेशन दे रखा है 0.01, तो इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा, 0.1। सिमिलरली इसी के लिए सेकंड डाटा मुझे क्या दिया था, 101 इक्वल्स टू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस B मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन। देखो अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन तो 0.04, इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा, 0.2। तो आपके पास ये 2 इक्वेशंस, और इन 2 इक्वेशंस को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो आप देखिए मेरे पास यहां लैम्डा एम इनफाइनाइट एक कैलकुलेट कर देते हैं अपन, पूरा सॉल्व कर लेते हैं। लैम्डा एम इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू 111 प्लस 0.1 B and lambda m infinite can be written as 101 plus 0.2 B। दोनों को इक्वेट कर देता हूं तो 111 plus 0.1 B is equals to आपके पास हो गया 101 plus 0.2 B। तो आपके पास 0.1 B इक्वल्स टू आएगा 10, तो B की वैल्यू आएगी मेरे पास 100। आ गया 100। अब B की वैल्यू 100 आ गई तो कहीं भी प्लेस कर दीजिए, तो आपके पास लैम्डा एम इनफाइनाइट इसके लिए जो आएगा, देखिए 111 प्लस 0.1 इंटू 100 इज 10, तो ये आपके पास हो गया 121 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यूनिट आपको दिया है। NaCl के लिए ऐसा ही कैलकुलेट कर लीजिए, 127 आ जाएगा। AgNO3 के लिए कैलकुलेट कर लीजिए, 134 आ जाएगा। ये आपके पास तीनों के लिए लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू आ गई। अगर ऐसा होगा तो मेरे पास यहां लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर AgCl जो आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, देखो AgNO3 134 प्लस NaCl के लिए था 127 माइनस 121, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 140 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये बेटा वैल्यू आ गई आपके पास लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ AgCl। चलिए अगर इतना सॉल्व हो गया तो फिर हमारे लिए दिक्कत ही नहीं है।
तो हमने अब क्या पढ़ा था, लैम्डा एम इनफाइनाइट ड्यू टू AgCl, ये आपके पास कितना हो जाएगा, K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सॉल्युबिलिटी। अब बताइए मुझे, ये डाटा आपके पास 140 आ गया, ये दिया था 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय S। तो S की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, S की वैल्यू 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 140। ये इससे कैंसिल किया तो आ गया 100, ये इससे कैंसिल किया तो आ गया 100, तो आ गया 10 टू द पावर माइनस 5। ये आपके पास सॉल्युबिलिटी आ गई। तो log ऑफ 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 5। आपसे बोला क्या है, आपसे बोला हुआ है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन बोला हुआ है कि आपके पास ये x की वैल्यू है, तो log ऑफ x की पावर माइनस 1, तो log ऑफ x की पावर माइनस 1 अगर मुझे निकालना था तो ये माइनस 1 क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा s इक्वल्स टू, या log ऑफ 10 टू द पावर माइनस 1 अगर मुझे बोला है तो ये हो जाएगा 5। इसका log लेंगे, इसको अगर अपन सही सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, log ऑफ 10 टू द पावर 5, माइनस 1 बोला ना बेटा उसको, तो माइनस 5 था तो ये 5, एंड दैट शुड इक्वल्स टू 5। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द कैलकुलेशन। परफेक्ट है। चलिए का ये क्वेश्चन नंबर 2 जो कि इनऑर्गेनिक पार्ट से है, सबसे पहले इसमें हमसे पूछा गया है ONO का बॉन्ड एंगल पूछा गया है। तो बेटा ONO का बॉन्ड एंगल बताने के लिए सबसे पहले हमको इनका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो आ जाते हैं एक एक करके स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले NO2 प्लस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा sp, क्या होता है sp। इस हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, N डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O बनाएंगे और इसका एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है क्या, जैसे ही आगे बढ़ेंगे हमारे पास आएगा NO2, क्या आएगा बच्चों NO2। इसका जब हम हाइब्रिडेशन लिखेंगे इसमें भी हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2। जैसे ही हम इसमें हाइब्रिडेशन लिखने के बाद स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे लोन पेयर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा, ये डबल बॉन्ड O और इसके साथ क्या आ जाएगा ऑक्सीजन। जैसे ही हमने थोड़ा सा अगले कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाया NO2 माइनस। अब यहाँ पे भी हमारे पास हाइब्रिडेशन तो sp2 ही होगा, लेकिन बच्चों यहाँ पे जो सिंगल इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। मतलब नाइट्रोजन के ऊपर क्या आना चाहिए बच्चों, लोन पेयर आना चाहिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड O और ये O, टोटल इसके ऊपर क्या आएगा, एक माइनस का चार्ज। देन हमारे पास एक अगला कंपाउंड है NO3 माइनस, क्या है NO3 माइनस। इसका भी हाइब्रिडेशन क्या होता है बच्चों, sp2। इस sp2 हाइब्रिडेशन के लिए हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे N डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा। आई होप यहां तक क्लियर है। आ जाए अब बच्चों हमको क्या करना है, हमको बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। तो बॉन्ड एंगल में हम देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा तो किसका आ रहा है, NO2 प्लस का। किसका आना चाहिए, NO2 प्लस का। और वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग हमको पता है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा तो लोन पेयर का होता है, लेकिन सेकंड नंबर पे कौन आता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से कैसे आ जाएंगे, थोड़े पास पास आ जाएंगे। तो NO2 माइनस में तो सबसे कम हो जाएगा क्या, बॉन्ड एंगल। बोलो भैया ये दो बातें क्लियर है क्या, अरे बोलो। अब आता है हमारे पास इन दोनों में कंपैरिजन। सर इन दोनों में तो हमारे पास इस वाले में तो एग्जैक्टली कितना होगा, 120 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री कितना होगा बच्चों, 120 डिग्री एंगल होगा। और यहां पे हमारे पास देखेंगे ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसमें इतना ज्यादा रिपल्सन यहां पे फेस नहीं करेगा। ये बॉन्ड जो होगा यहां पे ज्यादा रिपल्सन फेस नहीं करेगा, इस वजह से यहां पे क्या होगा, बॉन्ड थोड़ा सा ये एंगल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो बोला जाएगा इसके बाद हमारे पास आ जाना चाहिए NO2 का। किसका आ जाएगा, NO2 का। देन हमारे पास आएगा NO3 माइनस का। ठीक है क्या, देन हमारे पास हमने क्या देखा, NO2 माइनस। इसका एंगल लगभग इसमें हो जाएगा 120 का। ये हमारे पास ज्यादा रिपल्सन की वजह से कहां आ जाएगा, हमारे पास लास्ट में आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा इसमें ऑप्शन कौन सा हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। तो यहां पर हमें दिया गया है नेचुरल रबर ऑन कंप्लीट ओजोनोलिसिस, और ओजोनोलिसिस O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर के साथ किया है, गिव्स कंपाउंड X, और अगेन जो X है वो पॉजिटिव आइडोफॉर्म शो कर रहा है और टॉलेंस भी शो कर रहा है। देन अगेन X ऑन हीटिंग विद एक्वस NaOH, एक्वस NaOH के साथ हीट करने पर ये Y मेजर प्रोडक्ट बना रहा है। तो हमें इसमें बताना है कि Y प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो बात करते हैं नेचुरल रबर की। तो जो नेचुरल रबर है वो लीनियर पॉलीमर होता है, किसका, मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन का, मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन का लीनियर पॉलीमर होता है। तो सर ये हमारा 1,3 ब्यूटाडाइन है। अगेन इसके जब मैं N मॉलिक्यूल लूंगा तो ये क्या करेंगे, पॉलीमराइज होंगे, और पॉलीमराइजेशन के बाद आफ्टर पॉलीमराइजेशन
ये 2 यूनिट क्या हो जाएंगी या n यूनिट क्या हो जाएंगी, आपस में कंबाइन हो जाएंगी कुछ इस तरीके से। अब जहां पर डबल बॉन्ड है बेटा वहां आ जाएंगे सिंगल बॉन्ड, और जहां सिंगल है वहां क्या आ जाएंगे डबल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड CH2 C CH3 डबल बॉन्ड CH, तो यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, और अगेन यहां पर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। अब ये यूनिट अगेन इस यूनिट से कंबाइन करेगी, CH2 अगेन सिंगल बॉन्ड C CH3 अगेन C CH3, अगेन यहां पर क्या होगा, अब डबल बॉन्ड आएंगे, डबल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। तो इस तरीके से इसकी n यूनिट क्या हो जाएंगी, इसकी n यूनिट कंबाइन हो जाएंगी, CH2 C CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 C CH3। नाउ अब ये जो नेचुरल रबर है इसका ओजोनोलिसिस होगा किसके प्रेजेंस में, जिंक और वाटर के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में होगा, जिंक एंड वाटर के प्रेजेंस में। नाउ अब जब ओजोनोलिसिस हमारा होता है तो हमें पता है कि जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और ऑक्सीजन इस तरीके से हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नाउ जो कंपाउंड बनेगा CHO देन अगेन CH2 अगेन CH2 देन अगेन C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो ये हमारा बन जाएगा कंपाउंड X। ये क्या बन जाएगा, कंपाउंड X। तो दिस इज आवर कंपाउंड X बेटा। अब जो ये X कंपाउंड है ये अगेन क्या शो करेगा, ये शो करने वाला है पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट और टॉलेंट टेस्ट। ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो X कंपाउंड है ये टॉलेंस भी दे रहा है और आइडोफॉर्म भी दे रहा है। तो बात करें अगर टॉलेंस टेस्ट की, तो इस कंपाउंड के एक एंड पर एल्डिहाइडिक ग्रुप है, यहां पर क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइडिक ग्रुप, और ये एल्डिहाइडिक ग्रुप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। इसका मतलब ये कंपाउंड पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देगा। बात करें आइडोफॉर्म टेस्ट की, सर आइडोफॉर्म टेस्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो हमें पता है अगर C डबल बॉन्ड O के बगल पर अगर कार्बन है और उस पर अगर 3 हाइड्रोजन हमारे पास है, या वी कैन से कि यहां पर हमारे पास मिथाइल है, तो ये क्या देगा, ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ये क्या देगा, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। इसका मतलब ये जो कंपाउंड X है इस एंड से टॉलेंस टेस्ट देगा पॉजिटिव, और इस एंड से क्या देगा, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देने वाला है। नाउ अगेन जो हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो X है इसको हम हीट कर रहे हैं विद एक्वस NaOH। अब इस X कंपाउंड को अगर हम हीट करें, इस X कंपाउंड को अगर अगेन हीट करें तो क्या बनने वाला है, देखते हैं। तो जो X कंपाउंड है कुछ इस तरीके से हमारे पास है, CH2 देन अगेन CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, अब हमारे पास एक्वस NaOH है, हमारे पास क्या है, एक्वस NaOH है। तो यहां से क्या होगा, जो ये C डबल बॉन्ड O के बगल पर जो हाइड्रोजन्स है हमारे पास, हम कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब ये जो OH है यहां से जो OH नेगेटिव है ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा, यहां से फॉर्मेशन करेगा इनोलेट का। क्या फॉर्मेशन करने वाला है बेटा, इनोलेट का फॉर्मेशन करने वाला है। तो ये आ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव। और जब ये इनोलेट हमारे पास बना है, जो नेगेटिव चार्ज बना है, ये अगेन क्या शो करने वाला है, रेजोनेंस शो करेगा। तो इस तरीके से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन क्या शो कर सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहां से CO नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड CH2 क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। तो अब ये जो इनोलेट है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करेगा, बिकॉज हमें पता है इसके दूसरे एंड में एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और ये एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करने वाला है। तो ये नेगेटिव चार्ज अगेन बैक आएगा, और ये बॉन्ड इस तरीके से यहां पर नेगेटिव चार्ज जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज इस तरीके से इस C डबल बॉन्ड O बॉन्ड पर क्या कर लेगा, अटैक कर लेगा। जैसे ये यहां पर अटैक करेगा तो हमारी एक साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा,
1 2 3 4 एंड 5। तो हमारी एक 5 मेंबर रिंग बनने वाली है, 1 2 3 एंड 5। तो ये हमारी एक 5 मेंबर क्या बन चुकी है बेटा, रिंग बन चुकी है। अब इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो 5 है वहां पर C डबल बॉन्ड O था, तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा, और अगर ये इस तरीके से ओपन होगा तो यहां पर क्या आएगा, O नेगेटिव, और ये नेगेटिव चार्ज प्रोटोनेट अगर हम कर ले इसको तो ये क्या बन जाएगा, OH। ये क्या बन जाएगा, OH। और 1 पर क्या था हमारे पास, 1 पर हमारे पास ये बॉन्ड बना है, 1 and 5 पे हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। और 2 की बात करें तो 2 पर हमारे पास C डबल बॉन्ड O है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया है। अब अगेन इसमें क्या होगा, अगेन ये डिहाइड्रेशन होगा, यहां से क्या होने वाला है, डिहाइड्रेशन होने वाला है। और अगर डिहाइड्रेशन होगा तो ये जो H प्लस है पहले इसको प्रोटोनेट करेगा, और इसको जैसे ही प्रोटोनेट करेगा तो क्या बनने वाला है, कुछ इस तरीके से हमारा OH2 बन जाएगा। अब ये लिविंग ग्रुप बन गया है। अगेन यहां से जो बेस आएगा OH नेगेटिव, जो बेस आएगा वो बेस इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा यहां से क्या बनने वाला है, यहां से नेगेटिव चार्ज एंड OH2 प्लस बनेगा। और अब हमें पता है कि ये जो OH2 है, OH2 प्लस है, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये क्या कर लेगा, इस तरीके से डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, और यहां से -S2 वाटर रिमूव हो जाएगा, और जो हमारा फाइनल कंपाउंड बनेगा दैट इज दिस। ये हमारा क्या है बेटा, दिस इज आवर फाइनल कंपाउंड। ओके, तो ये हमारा फाइनल कंपाउंड मेजर कंपाउंड है, दैट इज Y। ये हमारा क्या बन गया है बेटा, Y कंपाउंड बन गया है। तो इस हिसाब से इस रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट होगा Y, वो क्या होगा, A होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, A होने वाला है। आर्टिफिशियल स्वीटनर X इज कंपोज्ड ऑफ 4-chloro 4-deoxy alpha D galactose and 1,6 डाइक्लोरो 1,dioxy बीटा डी फ्रक्टोज हमारे पास है, और ये ज्वाइंट बाय अ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये किससे ज्वाइंट हो रहे हैं बेटा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से ज्वाइंट हो रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डी गैलेक्टोज इज गिवन बिलो। हमारे पास ये डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर हमें गिवन है, और हमें बताना है कि जब ये 2 यूनिट मिलेंगी और ये 2 यूनिट के मिलने के बाद जो एक्स प्रोडक्ट है वो कौन सा होने वाला है। तो बात करें इनके स्ट्रक्चर की, तो यहां पर हमारे पास स्ट्रक्चर गिवन है, ये 4-chloro 4-डाइऑक्सी अल्फा डीऑक्सी अल्फा डी ग्लूकोज है हमारे पास, गैलेक्टोज है। तो यहां पर क्या हो रहा है, 4 पोजीशन पर 1 2 3 4, इस 4 पोजीशन पर हमारे पास क्या है बेटा, 4 पोजीशन पे क्लोरो है, और ये जो क्लोरो है ये OH को रिमूव करके हमने ऐड करवाया है यहां पर। इसका मतलब यहां पर OH को रिप्लेस करके Cl को लगाया गया है। ओके, देन अगेन यहां पर 1,6, here we have 1,6 डाइक्लोरो 1,6 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर हमारे पास क्या है, 1 और 6 पे क्या है, डाइक्लोरो हमारे पास है, यहां पर क्लोरीन हमारे पास प्रेजेंट है। और जब इन 2 यूनिट को मैं मैच करूंगा, किससे मैच करूंगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से अगर इसको मैं मैच करूंगा तो वी विल गेट दिस स्ट्रक्चर, वी विल गेट दिस स्ट्रक्चर। यहां पर 1 2 3 4 में जो Cl होगा अपराइट होगा, और यहां पर जो 2 में OH है वो डाउन होगा, और यहां पर ये जो CH2Cl हमारे पास है ये डाउन होगा। तो इस तरीके से अगर हम इस स्ट्रक्चर को मैच करें, इफ यू मैच दिस स्ट्रक्चर विद आवर गिवन स्ट्रक्चर, तो बात करें ये Cl अपराइट है, ओके, ये OH डाउन है, ये OH क्या है, डाउन है, ओके, एंड यहां पर हमारे पास CH2Cl यहां पर गिवन है, ठीक है, यहां पर हमें इस तरीके से ये गिवन है। ओके, तो हमारा जो करेक्ट स्ट्रक्चर यहां पर होने वाला है, वो करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, वो करेक्ट स्ट्रक्चर हमारा क्या होने वाला है, करेक्ट स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से होने वाला है। कौन सा, करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। यहां पर ए ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन Rp at a given temperature K is rate constant. For this reaction
at the given temperature the concentration of R and P at any time T are concentration of R and concentration of product respectively. The correct graphical representation for this reaction are. तो इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होने वाला है? तो अगर मैं बात करूं कि अगर हमारे पास कोई रिएक्टेंट R से P जा रहा है और यहां पर रिएक्टेंट R है किसी टाइम पर, एट एनी टाइम इनिशियली क्या होगा, इनिशियली ये R0 होगा, ये 0 होगा, और किसी T टाइम पर ये R है और ये P है. तो अगर मैं निकालूं, मुझे पहले जो ग्राफ दिया है वो P वर्सेस T दिया है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का ग्राफ T के साथ दिया है. अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं कि किसी भी टाइम पर जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी वो होगी इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस T टाइम पर कंसंट्रेशन, T टाइम पर R की कंसंट्रेशन. क्या होगा, प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होने वाली है R0 माइनस RT. तो यहां से अगर मैं बात करूं P की कंसंट्रेशन R0 और यहां से RT की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो RT बराबर, here we have RT बराबर R0 e की पावर माइनस KT, R0 e की पावर माइनस KT. अगर मैं इसको पुट करूं तो R0 e की पावर माइनस KT यहां से आएगा. इफ यू टेक कॉमन R0 तो यहां से 1 माइनस e की पावर माइनस KT यहां से आने वाला है. और इसका जो ग्राफ होगा, अब जो P वर्सेस T का ग्राफ होने वाला है वो किस तरीके से होगा, वो कुछ इस तरीके से होने वाला है. इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, दिस ग्राफ इज गिवन रॉन्ग, दिस गिवन ग्राफ इज रॉन्ग. ओके, सेकंड बात करें dr by dt. सेकंड अगर हम बात करें बेटा dr by dt एट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ R, तो अगर हम इसकी बात करें तो हमें पता है कि जो dr by dt है, जो dr by dt है, dr by dt जो होता है, बिकॉज दिस R इज प्रोडक्ट, दिस R इज रिएक्टेंट एंड P इज प्रोडक्ट, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस D ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ R by dt बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ R. यस और नो, कंसंट्रेशन ऑफ R. ओके, नेक्स्ट. तो यहां से अगर मैं देखूं कि जो मेरा ग्राफ है क्या है, dr वर्सेस R है. क्या है बेटा, dr वर्सेस R. सो हम क्या करेंगे, वी विल राइट dr by dt. हम क्या लिखेंगे, dr by dt बराबर माइनस KR एंड R की पावर हियर वी हैव 1. सो यहां से अगर मैं इसको कंपेयर करूं, सो वी विल गेट हियर नेगेटिव स्लोप. हमें नेगेटिव स्लोप मिल रहा है. इसका मतलब यहां पर जो ग्राफ गिवन है हमें dr by dt, ये पॉजिटिव स्लोप के साथ है. इसका मतलब यहां पर नेगेटिव स्लोप होना चाहिए, ये किसी और क्वाड्रेंट की तरफ जाना चाहिए, मतलब नेगेटिव स्लोप होना चाहिए. अगर यहां पर नेगेटिव स्लोप है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि यहां पर स्लोप क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए. ओके, अभी तक हमारे पास A और B स्टेटमेंट क्या है, गलत है. बात करें स्टेटमेंट C की, कि जो dp by dt है वो कुछ इस तरीके से है. बात करते हैं dp by dt की. dp by dt वर्सेस t की अगर हम बात करें, dp वर्सेस अगर t की बात करें बेटा, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि अगर r से p जा रहा है तो माइनस dr by dt बराबर प्लस dp by dt. दिस विल बी रेट ऑफ रिएक्शन. यस और नो, दिस विल बी रेट ऑफ रिएक्शन एंड k इंटू r. यस और नो, दिस विल बी आवर रेट ऑफ रिएक्शन. अगर ये हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है, अगेन वी कैन राइट दिस R इक्वल्स टू R0 e की पावर माइनस KT. मीन्स फ्रॉम हेयर वी कैन राइट दिस dp by dt. दिस dp by dt इज इक्वल टू R0 e की पावर माइनस ऑफ KT. R0 e की पावर माइनस ऑफ KT मीन्स इसका जो ग्राफ होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए. एंड दिस इज द करेक्ट ग्राफ बेटा, दिस इज द करेक्ट ग्राफ. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन. बात करें लास्ट ऑप्शन की, जो K वर्सेस टाइम दिया है बेटा, K वर्सेस टाइम जो ग्राफ दिया है बहुत आसान है कि K जो है रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इट इज इंडिपेंडेंट. तो बेसिकली ये क्या होगा बेटा, ये स्ट्रेट लाइन होने वाला है. इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए, द करेक्ट आंसर विल बी C and D. The correct answer will be बेटा जी C and D. चलिए बच्चों, एक इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन देखते हैं.
क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास आया था, करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स अबाउट द कंपाउंड पी क्यू आर इज और आर। एक मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है आपके पास, है ना। देखो आपसे क्या बोला हुआ है, जिनॉन फ्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है 873 केल्विन एंड 7 बार। आपको याद हो तो एनसीईआरटी ने जिनॉन की फ्लोरीन से रिएक्शन करके XCF2, XCF4, XCF6 तीनों बनाए हैं। तीनों के लिए अलग अलग तो इनका रेशो दिया हुआ है और कंडीशन से डिफरेंट दी हुई है। यहां आपको याद हो तो 1:1 का रेशो दिया था, 1:5 दिया था, 1:20 रेशो दिया था, अलग अलग रेशो दिए हुए थे। तो आपके पास क्या बनेगा, यहां इन कंडीशंस में जो डाटा था वो आपके पास डाटा हो गया XCF4, P is XCF4, ये आपके पास फॉर्म हो जाएगा। XCF4 को अगर मैं यहां ट्रीट करता हूं O2F2 फ्लोरिनेटिंग एजेंट, फ्लोरीन इसको देगा तो ये बना देगा आपके पास XCF6 विद फॉर्मेशन ऑफ O2। XCF4 को किस में कन्वर्ट कर देगा, XCF6 में कर देगा, है ना। जिनॉन का ऑक्सीडेशन कर दिया +4 से +6 में और खुद रिड्यूस हो गया आपके पास। अब जो आपके पास XCF6 बना, इसका आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कीजिए। देखो आपने पढ़ा था XCF6 का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो ये नॉन रेडॉक्स हाइड्रोलिसिस होता है। XCF2, XCF4 दोनों के हाइड्रोलिसिस पार्शियल हाइड्रो आपके पास रेडॉक्स हुआ करते थे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ करता था प्रोसेस, लेकिन XCF6 नॉन रेडॉक्स आपके पास हाइड्रोलिसिस था। नॉन रेडॉक्स था तो यहां आपके पास क्या फॉर्म होता था, XCO3 विद फॉर्मेशन ऑफ HF। ये आपके पास P, Q, R तीनों डाटा आ गए। अब क्या क्या पूछ रहा है चेक कर लेते हैं हम। P has 2 lone pairs on the central atom. P is 0। देखो बेटा यहां जिनॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, जिसमें से आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में काम आ गए। रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स मींस 2 lone pairs, जो आपके पास जिनॉन को क्या शो करता था, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन को शो करता था, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हुआ करता था, है ना। फिर दिया है Q हैज परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। देखो Q का परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल तो हो ही नहीं सकता जब आपके पास लॉन पेयर बैठा हुआ था, डिस्टॉर्टेड आपके पास फॉर्म था, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल का फॉर्म हुआ करता था, तो आपके पास परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा। मींस आपके पास A वाज करेक्ट लेकिन B रॉन्ग। फिर आपसे बोला है Q कैन एक्ट एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट। Q क्या था हमारे पास, XCF6। XCF6 को फ्लोरिनेटिंग एजेंट के फॉर्म में यूज करते हैं, एनसीईआरटी का डायरेक्ट स्टेटमेंट है आपके पास। तो फ्लोरिनेटिंग एजेंट के फॉर्म में हम यूज करते थे, यूरेनियम को फ्लोरिनेटेड कर दिया करते थे, है ना, यूज करते थे। तो आपके पास फ्लोरिनेटिंग एजेंट के फॉर्म में यूज किया जाएगा, परफेक्ट। द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ आर का स्ट्रक्चर ट्रायगोनल पैरामिडल। देखो बेटा आर में जिनॉन के पास 1 लॉन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, ये जिनॉन डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड 1 लॉन पेयर। तो आपने पढ़ा था ये sp3 जिसमें आपके पास 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लॉन पेयर, डेफिनेटली ट्रायगोनल पैरामिडल आपके पास हो जाएगा। मींस डी इज अगेन करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, A, C एंड D। दिस इज द करेक्ट वन, ये आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम क्या देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 से क्या पूछा गया, करेक्ट स्टेटमेंट। क्या पूछा गया बच्चों, करेक्ट स्टेटमेंट। इस करेक्ट स्टेटमेंट के लिए कि कौन सा क्वेश्चन में क्या करेक्ट स्टेटमेंट है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कार्बन प्लस और बोरोन प्लस की बातें चल रही है। सर बोरोन प्लस में तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, 2s2 और कार्बन प्लस में क्या होगा, 2p1। लेकिन हम ध्यान से सुनेंगे कि बोरोन प्लस में पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी, जिससे इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मतलब हमारे पास सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन एटम इज लेस देन द बोरोन एटम। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं हम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। जो आयनिक रेडियस होती है बेटा हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए, सारे कैसे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए जो रेडियस होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके एटॉमिक नंबर के। सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए हम बात कर रहे हैं, जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आएगा तो हमारे पास देखेंगे इन तीनों में जिसका Z सबसे कम उसकी रेडियस सबसे ज्यादा। तो सबसे कम बोला जाए Z किसका है, वो है सोडियम का, देन मैग्नीशियम का, देन एल्यूमिनियम का। इसका मतलब ऑप्शन बी भी करेक्ट है। आ जाते हैं हमारे पास ऑप्शन सी में, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन द सॉलिड स्टेट द डेंसिटी ऑफ पोटेशियम मेटल मोर देन द डेंसिटी ऑफ सोडियम मेटल। तो होता क्या बेटा, जनरली हमारे पास डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी इज इक्वल टू जो हमारे पास होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास भी बढ़ता है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा होता है। इन जनरली मास ज्यादा बढ़ता है वॉल्यूम के कंपैरिजन में, बट जब हम सोडियम से पोटेशियम में जा रहे होते हैं, जब हम सोडियम से पोटेशियम में जा रहे होते हैं तो एक एक्स्ट्रा 3d0, ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास सेल ऐड हुआ है जिसकी वजह से वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, कम। तो पोटेशियम की डेंसिटी क्या हो जाएगी, सोडियम से कम हो जाएगी। तो हमारे पास इसके आंसर, इसमें जो क्वेश्चन ये जो बोला गया स्टेटमेंट, ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा।
अगला चलते हैं हमारे पास, अगले पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, एचएच बॉन्ड इज वीकर देन द एफएफ बॉन्ड। सर जो एचएच बॉन्ड है, ध्यान से देखेंगे, और एफएफ बॉन्ड की यदि हम कंपैरिजन करेंगे तो बेटा यहां पे क्या होगा, हमारे पास यहां पे ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रांग बन रही होगी एज कंपेयर टू एफएफ। इसमें क्या होगा, 2p का ओवरलैपिंग हो रहा होगा, यहां पे 1s ओवरलैपिंग, तो इसमें 1s ओवरलैपिंग ज्यादा बढ़िया है, इसलिए हमारे पास बोला जाए ये स्ट्रांग बॉन्ड होगा ना कि एफएफ। यहां पे हमारे पास एफएफ बोला गया है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। आई होप आपको क्लियर होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड बी। चलिए एक ऑर्गेनिक का मल्टी करेक्ट क्वेश्चन फिर आपके पास था। क्या बोला हुआ है आपसे, एनिलीन का पहले हम लोग एसिटाइलेशन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। याद कीजिए एनिलीन का जब एसिटाइलेशन किया था तो हमारे पास बना था NHC डबल बॉन्ड O CH3, ये एसिटाइलेशन हो गया, एसिटाइलाइट फॉर्म हुआ। कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट किया। देखो आपके पास ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होगा, लेकिन इसने क्लियर बोला है हमको जहां भी बात करनी है मेजर प्रोडक्ट्स की बात करनी है, तो इसके लिए मेजर प्रोडक्ट जो आपके पास बनता वो मेजर प्रोडक्ट क्या बनता, NHCOCH3, और आपके पास मेजर बन जाता है ये NO2, है ना। अब आपसे बोला हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये जो एमाइड था ये वापस से एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये एमीन बना दिया हमने, और पैरा पोजीशन पर NO2 अवेलेबल था ही हमारे पास। अब इसका NaNO2HCl मतलब डाइएजोडाइजेशन कर दें तो आपके पास जो Q बनेगा वो Q क्या बनेगा, डाइएजोनियम सॉल्ट, जिसकी पैरा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, NO2, ये आपके पास Q होगा। हो गया क्या, P आपके पास क्या बन गया था, P आपके पास ये स्पीसीज थी, Q आपके पास ये वाली स्पीसीज हो गई। अब देखिए क्यूमीन दिया आपको, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्यूमीन को अगर ऑक्सीजन एंड एसिडिक हाइड्रोलिसिस दे दें तो याद कीजिए क्यूमीन के ऑक्सीडेशन से आपके पास क्या बना करता था, सर हमारे पास बना करता था फिनॉल विद साइड प्रोडक्ट ऑफ एसीटोन, एसीटोन भी बनता था। इस फिनॉल को बेसिक मीडियम एंड CO2 कॉलबेज रिएक्शन में आपके पास क्या बना करता था, सर OH एंड COO माइनस, पढ़ा था हमने, और उसका जब एसिडिफिकेशन एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो S आपके पास बन जाता था सैलिसिलिक एसिड, ये सैलिसिलिक एसिड बन गया, परफेक्ट है। तो ये आपके पास हो गया S इज दिस वन। अब क्या बोला हुआ है, इस S को मैं Q से, Q कौन था भाई, ये वाला था, इससे रिएक्ट कर रहे हैं इन एक्वस NaOH। देखो एक्वस NaOH का मतलब आपने CO माइनस एंड O माइनस बना दिया, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन होगी तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया आपके पास, और अच्छे भाई OH इज एक्टिवेटिंग लेकिन O माइनस और अच्छा एक्टिवेटिंग होगा। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो आपके पास कपलिंग रिएक्शन जैसा कुछ रिएक्शन होने लगेगा, और अगर ऐसा कुछ रिएक्शन होगा तो आप चेक कीजिए क्या बनता है आपके पास, ये बन जाएगा सर N डबल बॉन्ड N, और यहां आपके पास बन गया NO2। इसमें यहां आपके पास क्या बचेगा, OH, और यहां आपके पास क्या आएगा, COH। आफ्टर एसिडिफिकेशन नहीं करेंगे तो O माइनस की फॉर्म में, है ना। ये स्पीसीज आपके पास बन जाएगी अल्टीमेटली T की, दिस इज T। अब आपसे क्या क्या बोला हुआ है, Q ऑन ट्रीटमेंट विद इथेनॉल। Q क्या था भाई, Q था हमारे पास ये वाला पार्ट था Q, है ना, Q ये था। ट्रीटमेंट विद इथेनॉल जनरेट एरोमेटिक एल्डिहाइड। याद करो बेटा, अगर हम डाइएजोनियम सॉल्ट को इथेनॉल से रिएक्ट करते थे, किससे रिएक्ट करते थे, इथेनॉल, अगर इसको ETOH दे दें तो इथेनॉल क्या करता था, इसको बेंजीन में कन्वर्ट करता था, तो ये आपके पास बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन, और इथेनॉल खुद ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेता था, इथेनॉल। तो आपके पास यहां क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन बनेगा। और ये क्या बोल रहा है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, नो इट इज रॉन्ग। सेकंड क्या बोला है, S gives positive थैलिन डाई टेस्ट। S क्या था, पहले तो S देख लेते हैं, S ये रहा। देखो थैलिन एनहाइड्राइड टेस्ट में हम लोग क्या बोलते थे, इसको थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करते थे। तो आप याद करो फिनॉल को जब थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करते थे तो आपके पास क्या बनता था, फिनोफ्थलीन। तो फिनॉल की पैरा पोजीशन जो थी वो यूज किया करते थे हम यहां अटैक कराने के लिए। तो फिनॉल की पैरा पोजीशन आपके पास फ्री है, इसका मतलब ये आपके पास इजीली थैलिन डाई टेस्ट दे देगा। तो इसका मतलब आपके पास ये भी करेक्ट हो गया, ए रॉन्ग था, बी करेक्ट हो गया। इसके बाद अपन बात करें, P इज ए डाई नाइट्रो कंपाउंड। P क्या था आपके पास, ये रहा, ये आपके पास था P डाई नाइट्रो, नो मोनो नाइट्रो, केवल एक ही नाइट्रो है, तो C इज रॉन्ग।
अब आपके पास आता है टी इज ए कलर्ड कंपाउंड, ये आप पढ़ चुके हो, एजोडाई कलर्ड होता है, एजोडाई कैसा होता है, कलर्ड। तो इसका मतलब ये आपके पास कलर्ड सही है। तो ये आपके पास बी एंड डी दोनों करेक्ट हो गए। बी में अगर आप चाहें कि सर ये एक बार स्ट्रक्चर बता दीजिए, तो स्ट्रक्चर भी चेक कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में आपने क्या पढ़ा था कि सर ये आपके पास थैलिक एनहाइड्राइड था, सी डबल बॉन्ड ओ सी, आपके पास यहां एक ये फिनॉल COOH, ये आपके पास दूसरा ये फिनॉल और ये COOH, तो थैलिक एनहाइड्राइड टेस्ट भी आपके पास फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो ये सारे के सारे आपके पास प्रोडक्ट, तो आपके पास आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी एंड डी। करेक्ट आंसर इज बी एंड डी, दिस इज द करेक्ट वन। एक और मल्टी करेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए आपको दिया द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग शुगर इज और आर। आपको क्या बोला है, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एल ग्लूकोज एंड एल फ्रक्टोज -52.0.5 और ये +92.0। बेटा एक बात सुनो मेरी बात, पहली चीज एल ग्लूकोज के लिए -52.5 दिया है और एल फ्रक्टोज के लिए +92.5 दिया हुआ है। ये इनके स्पेसिफिक रोटेशन दिया, एंगल ऑफ रोटेशन का डाटा दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ऑन ट्रीटमेंट विद HNO3 ग्लूकोनिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड टू सैकेरिक एसिड। बेटा पहली चीज सैकेरिक एसिड क्या था सर, सैकेरिक एसिड था CHOH होल 4 COOH, ये था मेरे पास सैकेरिक एसिड। ये बोलता है ग्लूकोनिक एसिड को सैकेरिक, ग्लूकोनिक एसिड क्या था सर, ग्लूकोनिक एसिड में ये मेरे पास था COOH CH होल 4 CH2OH, ये मेरे पास था ग्लूकोनिक एसिड। तो हमने बोला ऑन ट्रीटमेंट विद HNO3 ग्लूकोनिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड टू सैकेरिक एसिड। बिल्कुल परफेक्ट है, आपके पास ग्लूकोनिक एसिड जो होगा वो सैकेरिक एसिड में, क्यों, आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आपसे क्या बोला है साथ में, वेयर एज ग्लूकोज इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड टू सैकेरिक, नहीं, अगर ग्लूकोज होगा तो CHO CHOH होल 4 CH2OH। तो अगर ग्लूकोज का HNO3 देते हैं तो सर एल्डिहाइड को भी COH में कन्वर्ट करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल को तो कर ही रहा था। तो इसका मतलब ये दोनों को ही HNO3 ग्लूकोनिक एसिड को भी सैकेरिक में कन्वर्ट करेगा और ग्लूकोज को भी सैकेरिक में कन्वर्ट करेगा। इट मींस दिस इज रॉन्ग, ठीक है। फिर बोला है फ्रक्टोज गिव्स ए पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट बिकॉज इट आइसोमराइज टू ग्लूकोज एंड अनदर एल्डोहेक्सोज इन द प्रेजेंस ऑफ फेलिंग रिएजेंट। देखो हमने ये पढ़ा था कि आपके पास जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, ये सारे मोनोसैकेराइड टॉलरेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि जो बेसिक मीडियम आपके पास टॉलरेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन जो होगा, इसमें ये आपके पास ग्लूकोज फ्रक्टोज ये कंटिन्यूअसली आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाता है, आइसोमराइज होता रहता है। तो हमने पढ़ा था ये फ्रक्टोज जो होगा ये भी आपके पास किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज एज वेल एज एल्डोहेक्सोज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फेलिंग टेस्ट इजीली दे देगा। मींस दिस इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। Invert sugar is an equimolar mixture of D-glucose and D-fructose formed after hydrolysis of corresponding disaccharide। पढ़ा था हमने, अगर हम सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करें तो आपके पास 1 मोल ग्लूकोज का, डी ग्लूकोज का, 1 मोल डी फ्रक्टोज का फॉर्म होगा, और इन दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर जब आपके पास बनेगा तो वो आपके पास क्या कहलाता था, इन्वर्ट शुगर। सो दिस इज अगेन करेक्ट स्टेटमेंट। लास्ट बोला है स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इनवर्ट शुगर इज -40। बेटा देखो ढंग से समझना, डी ग्लूकोज बोला है और मुझे एल ग्लूकोज का डाटा दिया था, तो डी ग्लूकोज के लिए जो डाटा आएगा स्पेसिफिक रोटेशन वो आ जाएगा +52.5 डिग्री। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। भाई एल ग्लूकोज का दिया है तो डी ग्लूकोज का क्या होगा, उसका एनेंशियोमेरिक फॉर्म है, तो ये आपके पास प्लस, और आपके पास एल फ्रक्टोज दिया है तो डी फ्रक्टोज का डाटा कितना आ जाएगा, -92.5 डिग्री। तो आपके पास जो चेंज आएगा वो एंगल ऑफ रोटेशन जो इस मिक्सचर का आएगा वो कितना आएगा, -40 डिग्री। लेकिन ये मिक्सचर है किसका, दोनों के इक्विमोल्स का, मतलब 2 मोल्स मिक्सचर का ये है, तो पर मोल के लिए जो डाटा आएगा वो कितना आना चाहिए, -20 डिग्री। क्या आना चाहिए, -20 डिग्री। दिया कितना है, -40। तो इसका मतलब डी आपके पास करेक्ट नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी एंड सी, दिस शुड बी द करेक्ट वन। ये आपके पास सही आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस की बात भी करते हैं। न्यूमेरिकल टाइप में आपको एक बहुत
बढ़िया सा क्वेश्चन दिया है, बहुत सिंपल, लेकिन क्वेश्चन बढ़िया है, मतलब एडवांस जैसा पूछना चाहिए उसी टाइप के क्वेश्चन को पूछ रहा है। क्या बोलता है, एक्स ए प्लस एंड वाई बी प्लस आर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। पहली चीज बेटा, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ये आपके पास। अब क्या बोलता है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द ट्रांजिशन बिटवीन द स्टेट्स विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 से 2 फॉर x प्लस ए। देखो x प्लस ए जो आपको दे रखा है उसके लिए वो बोलता है कि ट्रांजिशन मैंने n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू 2 में करा दिया है ना, और आपसे बोला उसके लिए जो वेवलेंथ मेरे पास आई वो लैम्डा आई, कोई दिक्कत नहीं। और आपसे बोलता है कि जब मैं बात करता हूं y प्लस बी की, तो y प्लस बी के लिए ये ट्रांजिशन n इक्वल्स टू 1 से नहीं, n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 4 में गया, और उसके लिए वेवलेंथ आ गई 9 लैम्डा। तो आपसे बोला है द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a एंड b, इन दोनों का सम क्या आएगा ये मुझे बताना है। पलक देखो, मेरे को तो बहुत सीधी सी कहानी क्या समझ में आती थी, मुझे तो आज तक एक फॉर्मूला याद था सर, 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू आपने पढ़ा था r रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, सिंपल। तो एक काम कर सकता हूं ना, इस x a b के लिए मैं क्या x प्लस a के लिए क्या लिख सकता हूं सर, इसके लिए लिख सकता हूं एटॉमिक नंबर का डाटा 1 बाय लैम्डा, लैम्डा ही आया है, वो मेरे पास क्या हो जाएगा r इंटू जेड एक्स का स्क्वायर 1/1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये डाटा आ गया। और इसकी जब मैं वैल्यू सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा r इंटू 3/4 जेड एक्स स्क्वायर, परफेक्ट है। सेकेंड केस में अगर मैं y के रेस्पेक्ट में बात करता तो मेरे पास 1/9 लैम्डा, कितना दिया है 9 लैम्डा, वो डाटा मेरे पास आता r इंटू जेड वाई का स्क्वायर, यहां होता 1/4 माइनस 1/16, ये इसका वैल्यू आता। और इसको अगर मैं सॉल्व करता ना बेटा तो मेरे पास ये डाटा आता 3/16, सो 3/16 मल्टीप्लाइड बाय r इंटू जेड वाई का स्क्वायर, ये वैल्यू मेरे पास आ जाती। तो एक काम करते हैं ना, अपन लिखते हैं वापस से 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू, आपके पास डाटा क्या था, ये डाटा था 3/4 r इंटू जेड एक्स का स्क्वायर, ऐसा सा कुछ डाटा आया। सेकेंड वाला जो डाटा था वो था 1/9 लैम्डा इक्वल्स टू 3/16 इंटू r इंटू जेड वाई का स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं, यही था क्या, चेक कर दीजिए, बिल्कुल वो का वही डाटा है आपके पास। तो एक काम कर सकता हूं मैं, इसको 1 बाय लैम्डा लिख लेता हूं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 9 इंटू 3/16 r जेड वाई का स्क्वायर। अगर ऐसा है तो देखो ये भी 1 बाय लैम्डा, ये भी 1 बाय लैम्डा, तो मैं लिखूंगा 3/4 r इंटू जेड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3/16 इंटू 9 इंटू r इंटू जेड वाई का स्क्वायर। देखो r कैंसिल है ना, 3 से ये 3 कैंसिल, 4 से ये गया तो 4 आ गया, तो मेरे पास जेड एक्स बाय जेड वाई की वैल्यू आ जाएगी 3/2। मतलब ये दोनों की दोनों वैल्यू मेरे पास किसकी आ गई, इनके एटॉमिक नंबर। तो एक बात बताओ, x प्लस a दिया है और y प्लस b दिया है, मुझे कुछ ऐसा दिया था, और इन दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। इसका मतलब जब इसका एटॉमिक नंबर का रेशियो Z/2, बेटा मिनिमम वैल्यू बोला है तो जो इनका सिंपलेस्ट रेशियो होगा वही मिनिमम वैल्यू होगी। तो अगर x जो है उसका एटॉमिक नंबर मैं 3 ले लेता हूं और उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन अभी इसमें अवेलेबल है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए 2, इसका मतलब यहां आपके पास हो गया 3 - 1 is 2, ये आपके पास वैल्यू किसकी आ जाएगी a का जो वैल्यू आएगा वो 2 +2 चार्ज आपके पास होना चाहिए, तो a शुड इक्वल्स टू +2, है ना। अब अपन बात करते हैं b के लिए, तो b के लिए y की जब बात करता हूं तो y का एटॉमिक नंबर मेरे पास आना चाहिए था 2, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन अभी अवेलेबल है, 1 इसने लूज कर दिया है, इसका मतलब आपके पास 2 - 1 और आपके पास 1 अवेलेबल है ही, तो आपके पास b की वैल्यू कितनी आ गई +1, तो a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 1, तो a प्लस b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 3। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, इजीली किया जा सकता था, टफ कहीं भी नहीं था, बहुत इजीली अप्रोच कर सकते थे हम इस क्वेश्चन को। एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एट ए गिवन टेम्परेचर 0.45 ग्राम एसिटिक एसिड,
CH3COH आपको दिया हुआ है। इन 50 ml ऑफ वाटर इज शेकन विद 1 ग्राम ऑफ चारकोल एंड pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज 3। pH अगर आपको 3 दिया है, इसका मतलब मुझे यहां इस सॉल्यूशन में H प्लस कंसेंट्रेशन डिफाइन किया हुआ 10⁻³ है ना। Assume the adsorption of acetic acid from the aqueous solution by charcoal follows the Friendly's isotherm. Friendly's isotherm हम पढ़ चुके, x/m equals to k c की पावर 1/n. The plot of log x/m against log c gives a straight line with slope 1. अगर मैं इसका log x/m equals to log of k plus 1/n log of c की बात करता हूं, तो आपके पास देखो log x/m और log c, इन दोनों में जो इक्वेशन में जो डाटा दिया है ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, तो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, तो ये बोलता है इसका जो स्लोप आ रहा है वो स्लोप 1/n, इसकी वैल्यू आ रही है 1। ठीक है, हमारे लिए 1/n की वैल्यू क्या दे दिया, 1 दे दिया। अब क्या बोलता है वो, द वैल्यू ऑफ k इन लीटर पर मोल इज, मुझे k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। देखो अब k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपके पास जो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में होगी वो बताना है, और आपके पास x/m, x क्या होगा, जितना पार्ट इसका एडजॉर्ब हो गया, और m क्या हो जाएगा आपके पास, जिस पर एडजॉर्ब हुआ। m की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 ग्राम। m आपके पास कितना दिया है, 1 ग्राम दिया हुआ है। अब लड़ाई यह है कि सर एसिटिक एसिड 0.45 ग्राम दिया था, उसमें से कितना अमाउंट आपके पास एडजॉर्ब हो चुका है, वो x की वैल्यू मुझे निकालनी है। मैं क्या करूंगा सर, देखो H प्लस की कंसंट्रेशन मुझे दी हुई है और आपको यहां Ka का डाटा भी दिया हुआ है, एसिड के लिए दिया है, तो मैं क्या करता हूं सर, H प्लस का कंसंट्रेशन वाज इक्वल टू Ka इंटू C का अंडर रूट। ये C क्या होगा, जो एसिटिक एसिड एडजॉर्प्शन के बाद सॉल्यूशन में मेरे पास अवेलेबल होगा, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। तो H प्लस का डाटा था 10⁻³ Ka हो जाएगा 10⁻⁵ इंटू C का अंडर रूट। इसको सॉल्व करोगे तो C की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 0.1 m। ये एसिटिक एसिड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आ गई मेरे पास। तो इससे मुझे ये मालूम पड़ जाएगा कि 0.45 ग्राम में से कितना अमाउंट एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन में अवेलेबल है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि सर मोलरिटी इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड, दैट शुड बी इन ग्राम्स, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इनटू 1/वॉल्यूम कितना, 50 ml, लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो डाटा मुझे कितना दिया हुआ है, मोलरिटी 0.1। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, इस अमाउंट को मैं थोड़ी देर के लिए y ग्राम मान लेता हूं, तो y इक्वल्स टू मेरे पास हो गया 0.1 इंटू 50 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 1000। हो गया नहीं हो गया, ये 10 10 10 10, ये आपके पास डाटा कितना गया, 6 5 30 मींस ये आपके पास हो गया 0.3 ग्राम। इतना ग्राम एसिटिक एसिड इन सॉल्यूशन, CH3COOH इन सॉल्यूशन। तो CH3COOH एडजॉर्ब्ड कितना हो गया आपके पास सर, वो आपके पास हो गया 0.15 ग्राम। कैसे सर, 0.45 लिया था, 0.3 सॉल्यूशन में अवेलेबल है, तो 0.15। तो अब आप डाटा देखिए, आपको दिया हुआ है x/m इक्वल्स टू k इंटू c की पावर 1/n। x की वैल्यू कितनी हो गई, जो एडजॉर्ब हुआ है 0.15, m की वैल्यू जिस पर एडजॉर्ब हुआ है चारकोल 1 ग्राम, k क्या मुझे कैलकुलेट करना था, यस, c की वैल्यू कितनी थी 0.1, उसकी पावर 1/n हम बता चुके हैं पहले से ही 1, तो आपके पास k की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1.5। So that is 1.5 only. So correct answer will 1.5. Next question अपने पास सॉल्यूशन चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन से एज यूजुअल जैसा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आता है वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। हाँ, क्या होता है, डाटा बहुत सारे दे देता है तो हम घबरा जाते हैं, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। क्या बोला है, इन ए सॉल्वेंट S कंपाउंड B इज पार्शियली डिसोसिएटेड इनटू C and D as given below। जो B था वो सॉल्यूट था, उसको हमने सॉल्वेंट S में ऐड किया और ये डिसोसिएट हो रहा है 2C + 2D में। आपसे बोला है BCD आर नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, सब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिफाइन किया हुआ है B, C और D। मोलर मास ऑफ B इज 10 टाइम्स ऑफ मोलर मास ऑफ S, ये भी डिफाइन किया हुआ आपको। द स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट एंड द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ S, S मतलब कौन था, सॉल्वेंट, उसके लिए बेटा मुझे बॉइलिंग पॉइंट भी डिफाइन कर रहा है
और मुझे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी डिफाइन कर रहा है। सॉल्वेंट के लिए डाटा क्यों दे रहा है, क्यों दे रहा है, उसका रीजन समझ में आएगा। ए सॉल्यूशन ऑफ B in S with an initial concentration of B as 0.25% mass by mass has a boiling point of 408। बेटा एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का था ये, अब हो गया 408 और आपको प्रेशर दिया है at 1 bar, मतलब ये बॉइलिंग की कहानी सुना दी उसने। In this solution the mole percent of B that has been dissociated, मतलब B कितना डिसोसिएट हुआ है वो, तो अल्फा का परसेंटेज आपको डिफाइन करना है। देखो यार, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करनी है तो मैं हमेशा यही बोलता हूं कि आप सबसे पहले क्वांटम फैक्टर की बात करो। इनिशियल अगर 1 लेता हूं तो ये 0 0, इसमें से ये अल्फा गया तो ये 2 अल्फा और ये 2 अल्फा, तो मेरे पास क्वांटम फैक्टर आई की वैल्यू हो जाएगी 1 + 3 अल्फा। ये तो क्लियर हो गया। सर डेल्टा टीबी हमने पढ़ा था I × M × KB, पर सर KB का डाटा तो सॉल्वेंट के लिए दिया नहीं है ना मुझे, नहीं, उसने ये जो हिंट दी थी उसका बॉइलिंग पॉइंट और उसके लिए एंथैल्पी ऑफ एवापोरेशन वो इसलिए दिया था। आप याद कीजिए, आपने पढ़ा था KB = R m TB² / 1000 × ΔH। आप देखिए R की जगह R रख देते हैं, M is the molar mass of solvent into TB 400 × 400 divided by ये कितना हो गया 1000 into, हाँ बेटा डेल्टा H का डाटा कितना था 10 × R, ये 10 × R। देखो इस पूरे को 30 and 1 40, ये और ये 30 कैंसिल करता हूं तो 40 कैंसिल, तो मेरे पास जो डाटा आएगा KB का, वो KB का डाटा क्या आ जाना चाहिए सर, वो देखो R से R भी कैंसिल हो गया, आपके पास आ जाना चाहिए 16m × S। ये KB की वैल्यू आ जाएगी, आ गई KB का डाटा ये आ गया। अब डेल्टा TB कितना दिया था मुझे 8, एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट कितना था 400 केल्विन, अब कितना हो गया 408, तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट 8। I की वैल्यू सर अभी आपने बोला था 1 + 3 अल्फा। मोलेलिटी, बेटा मोलेलिटी आपको दिया 0.25%, अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम लेते हैं तो सॉल्यूट कितना होगा 0.25। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना m हो जाएगा, क्या m आ जाएगा, किसका सॉल्यूट का मोलर मास, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट 99.75। बेटा जब 0.25 ये है तो 100 में से माइनस कर दीजिए, इनटू KB की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 16 × MS हो जाएगा। अच्छा एक बात और देखो ढंग से, अगर मैं M की बात करता हूं तो MB का जो मोलर मास जो था वो क्या था 10 टाइम्स ऑफ MS, तो मैं इसकी जगह 10 टाइम्स ऑफ MS लिख सकता हूं, तो ये MS से ये MS कैंसिल, है ना। इस पूरे इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो अल्फा की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.3316, तो आपके पास ये आ जाएगा अप्रॉक्स 33.16%। ये कुछ वैल्यू आपके पास सॉल्व होने पर आ जाएगी। कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आप कर सकते हो, आप कीजिए आराम से और कैलकुलेट कीजिए। तो अल्फा की वैल्यू अगर पूछेगा तो ये, और अल्फा परसेंटेज की पूछेगा तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिए, तो 33.16 थोड़ा सा आगे तक आ रहा है, तो आप चाहो तो रेंज भी ले सकते हो, 33.16 से 33.17 तक का रेंज ले सकते हैं। ये आपके पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन देखने में अच्छा भी लग रहा है। आपसे बोला हुआ है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया सिस फॉर्म में, एक दिया आपको मेरिडियनल फॉर्म में, है ना, Ma3B3 और यहां दिया है Ma4B2। आपसे बोला है ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं और आपसे बोल दिया है कि ट्रायंगुलर फेसेस आपको स्पेसिफाई करने हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगुलर फेसेस कितने होंगे जिनमें आपके पास 1 नाइट्रोजन एटम और 2 Cl एटम्स अवेलेबल हो एट द कॉर्नर ऑफ द फेसेस। तो आप क्या करें, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 ये बना दें। यहां आपके पास सिस फॉर्म दिया है तो 1 Cl और आपके पास बाकी सारे के सारे कौन है, अमोनिया, NH3 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 और ये एक कॉम्प्लेक्स आपके पास आ गया प्लस में। सेकंड जो आपके पास बोला हुआ है, इस सेकंड केस में आपको बोला है मेरिडियनल और उस केस में ये CO 1 2 3 4 5 6, आपको बोला हुआ है एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, और मेरिडियनल फॉर्म में नेक्स्ट आपके पास क्या बोला हुआ है, एक अमोनिया, दूसरा अमोनिया और तीसरा अमोनिया। ये डाटा आपके पास हो गया। आपसे बोला हुआ है
कि अब कितने ऐसे ट्रायंगुलर फेसेस हैं जिनके कॉर्नर पर 1 नाइट्रोजन एटम और 2 Cl एटम है। तो इस केस में तो दोनों Cl यहीं थे, तो इन दोनों Cl के साथ ये नाइट्रोजन ट्रायंगुलर फेस फॉर्म करेगा और ये नाइट्रोजन ट्रायंगुलर फेस फॉर्म करेगा। इसका मतलब यहां तो ये वाला इन दोनों के साथ और ये वाला इन दोनों के साथ ट्रायंगुलर फेसेस पर अवेलेबल होंगे, 2 Cl एंड 1 नाइट्रोजन एटम। अब यहां की बात करें तो इस केस में देखो आपके पास ये वाला N इन दोनों के साथ एक ट्रायंगुलर फेस ऑक्यूपाई करेगा और ये वाला नाइट्रोजन इन दोनों Cl के साथ भी एक ट्रायंगुलर फेस को ऑक्यूपाई करेगा, कर देगा। सिमिलरली अगर इस नाइट्रोजन की बात करता हूं तो ये नाइट्रोजन आपके पास इस Cl और इस Cl के साथ एक ट्रायंगुलर फेस को ऑक्यूपाई करेगा और ये नाइट्रोजन इस Cl और इस Cl के साथ भी एक ट्रायंगुलर फेस को ऑक्यूपाई करेगा। तो आपके पास टोटल यहां कितने हो जाएंगे 4, तो 4 यहां 2 यहां, तो इट इज 2 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 6। टोटल 6 ट्रायंगुलर फेसेस होंगे जहां 1 नाइट्रोजन एटम और 2 Cl एटम्स अवेलेबल होंगे। परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं अपन। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस मेजर प्रोडक्ट X एंड Y आर एसाइक्लिक मोनोमर्स, ओपन चेन कंपाउंड है। ये X और Y जो बन रहे हैं ओपन चेन कंपाउंड्स हैं और मोनोमर है, ये आपको गिवन है। CH3I से X कैसे बन रहा है, ये प्रोसेस से सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन हो रही है, इससे बन रहा है X, और जो कैप्रोलैक्टम है इससे क्या बन रहा है Y। ये वाला जो स्टेप है IIT-JEE 1999 में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ लीजिए उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा इन्होंने एक्सटेंड किया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखें X बनेगा कैसे और क्या बनेगा। CH3I इसकी रिएक्शन कराते हैं KCN के साथ, K + Cn- न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, क्या बनने वाला है CH3Cn। हाइड्रोलिसिस कराते हैं CH3COOH बनेगा। रेड फास्फोरस Br2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, रेड फास्फोरस Br2। ध्यान रखिए रेड फास्फोरस Hi दिया होता तो रिडक्शन होता, रेड फास्फोरस के साथ Br2 दिया है तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके अल्फा कार्बन पर ब्रोमिनेशन हो जाएगा, मींस ये CH2 Br COOH बन जाएगा। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं NH3 के साथ, NH3 Br को हटा देगा, क्या बनाएगा NH2 CH2 COOH। ये हमारा हुआ X, क्लियर है ना। कैप्रोलैक्टम ये क्या होता है, ये हमारा कैप्रोलैक्टम है, इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हीट करते हैं, तो जैसे ही हाइड्रोलिसिस होगी तो ये क्या बन जाएगा COOH। ये कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, तो CH2 होल 5 NH2। ये तो क्लियर हो गया, ये हमारा X है और ये हमारा मोनोमर जो है ओपन चेन कंपाउंड Y है। X और Y पता हो गए। नाउ कह रहा 500 मोल ऑफ X कंप्लीटली रिएक्ट विद 500 मोल ऑफ Y। X और Y की कंप्लीट रिएक्शन होती, दोनों के 500 मोल्स दिए हैं, टू गिव 1 मोल ऑफ ए सिंगल बायोडिग्रेडेबल एसाइक्लिक कोपॉलीमर Z एज द ओनली प्रोडक्ट। हमें मालूम है पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन है ये। द अमाउंट ऑफ Z फॉर्म्ड इन ग्राम इज, बड़ा आसान सा है, कर लेते हैं। तो देखिए NH2 CH2 COOH, ये हमारा है X प्लस NH CH2 होल 5 COOH। ये हम ले लेते हैं, दोनों के कितने मोल्स, ये है Y, दोनों के कितने मोल लेने हैं 500 मोल्स, 500 मोल्स 500 मोल्स। ये रिएक्ट करते हैं, इनकी रिएक्शन कराते हैं, तो क्या होगा H2O निकलेगा पॉलीमर बनाते समय,
कितने H2O निकलेगा? अच्छा ये बताएंगे कितने H2O निकलेगा? अगर 1 मोल रिएक्ट करते तो 1 निकलता, मतलब 2 मोल से ओवरऑल 1 मोल। अगर 2 मोल करते तो हमारे कितने मोल निकलते? 3 मोल। आज वेल एज जब हम 500 टोटल कितने हुए? 1000 मोल। तो यहां पर कितना निकलेगा? 999 इतने मोल H2O निकलेगा। क्या फॉर्मेशन होगा? NH2 CH2 COO, ये OH और H2O निकलता है, 2 मोल से 1 निकलता। ठीक, तो जितने भी मोल होंगे n-1 निकलेगा। तो ये क्या बनने वाला है? NH CH2 होल 5 COOH, ये हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा। आगे भी अगर मोल लेते हैं तो आगे भी इसी तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। तो हम चाहे ऐसे कैलकुलेट कर लें कि इसके 500 मोल्स का मास देख लें, इसके 500 मोल्स का मास देख लें, उस मास में से 999 H2O का मास घटा दें। या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर बेटा हम इसका मास कैलकुलेट कर लें। अगर इस पूरे का मास हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है? 170। लेकिन ये किससे बना है? 500 मोल से। तो इनटू क्या होगा? 500 प्लस एक OH और एक H, तो प्लस क्या आ जाएगा? 18। और इसका जब अपन कैलकुलेशन करते हैं तो ये वैल्यू क्या निकल के आती है? 85018 इतने ग्राम। हमारे पास दूसरा तरीका क्या था कि 500 मोल इंटू मोलर मास ऑफ X कर लेते, 500 मोल्स इसका है इंटू मोलर मास ऑफ Y कर लेते, इसका मोलर मास कैलकुलेट करते, दोनों का मोलर मास ऐड करके 500 mx प्लस 500 my, इसमें हम 999 इंटू वाटर का मॉलिक्यूल का मास ये करते, अभी भी सेम वैल्यू ही आनी थी 85018, यही सेम वैल्यू आनी है। तो हमारे पास दोनों तरीके हैं, हम कर सकते हैं। ये सिंपल हमारा मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हो जाता है इसके आगे का। देखिए बेटा ये क्वेश्चन देखते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन आया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है? टू volatile liquid A and B form an ideal solution. Consider a 5 molar solution. Molality यहां से हमें पता चल गई कितनी है बेटा? 5 है। 5 मोलर मींस 5 मोल सॉल्यूट। अच्छा है किसका? B in A मींस ये हमारा B क्या है? सॉल्यूट है, और A क्या हो गया? सॉल्वेंट। ये भी हमें क्वेश्चन में कह दिया। ठीक, इसका मतलब 5 मोल ऑफ B ये किस में प्रेजेंट है? इन 1 kg। 1 kg को हम 1000 ग्राम भी कह सकते हैं ऑफ A, जो कि सॉल्वेंट है। A क्या है? सॉल्वेंट है। मींस यहां से हमें मोल्स ऑफ B तो पता हो गए, जो हमें डेटा पता चलता जा रहा है उसको अपन नोट करते जाते हैं। मोल्स ऑफ B कितने हो गए? 5। मोल्स ऑफ A कितने हो जाएंगे? क्योंकि 1 kg मींस 1000 ग्राम है, तो 1000 अपॉन मोलर मास क्या हमको दिया है? बिल्कुल दिया है। कितना है? 50। ओवर 50 कर लेते हैं तो कितना आ गया? 20 मोल्स। ये हमें मोल्स पता हो गए। तो हमें मोल्स का आपको इंफॉर्मेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे दिया है। इनसाइड ए क्लोज कंटेनर हैविंग ए टोटल वेपर प्रेशर, ये हमको P टोटल गिवन है। P टोटल कितना है? 100 mm ऑफ Hg at 300 Kelvin. The vapor pressure of pure A at 300 Kelvin, अरे वाह, आपको P0 A गिवन है, तो P0 B हमारे लिए निकालना आसान हो जाएगा। Assuming A and B behave as ideal gases in the vapor phase, ठीक है। आपको गिवन है गैस कांस्टेंट R की वैल्यू, मोलर मास ऑफ A जो कि 50 है, उसको हमने यूटिलाइज भी कर लिया। मोलर ऑफ मास ऑफ B 57 ग्राम पर मोल है। डेंसिटी गिवन है, 1 atm की वैल्यू हमको ये गिवन है। अब आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है। एट 300 Kelvin द रेशियो ऑफ द
मोलर वॉल्यूम ऑफ प्योर बी इन वेपर फेज टू इट्स मोलर वॉल्यूम इन लिक्विड फेज मींस वॉल्यूम ऑफ बी, मोलर वॉल्यूम 1 मोल का वॉल्यूम इन गैसियस फेज अपॉन बी का ही किसमें है, लिक्विड फेज में। ये रेशियो हमसे पूछ लिया है, तो ये हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हमें पी टोटल का फॉर्मूला लगाना होगा। चलिए यहां पर कर लेते हैं। पी टोटल बराबर क्या होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक्स ए, जो कि गिवन है, कितना है, कैसे निकालेंगे एक्स ए? हमें Na पता है। Na कितना पता है बेटा? अभी हम लोगों ने देखा Na कितना दिया है 20 मोल्स, Nb कितना दिया है 5 मोल्स। ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया 20 और Nb 5। क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकाल लेंगे? कितना आएगा बेटा 20 मींस मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। जरा वैल्यू पुटअप करते हैं, 20 ओवर 20 प्लस 5 मींस 20 ओवर 25 मींस 4/5 या 0.8। एज वेल एज मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकाल लेते हैं अपन। मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा? तो देखिए NB अपॉन Na प्लस NB। जरा वैल्यू पुटअप करते हैं तो 5 अपॉन 20 प्लस 5 और ये वैल्यू 1/5 आ गई मींस 0.2। हमें पता हो गया, तो पी टोटल की वैल्यू पुटअप करते हैं, कितनी 100। पी टोटल कितना दिया था 100 रख दिया, इज इक्वल टू पी नॉट ए 105 इंटू एक्स ए 0.8 या हम 4/5 रख लेते हैं, प्लस पी नॉट बी निकालना है इंटू एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विच इज 1/5। यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं तो पी नॉट बी की वैल्यू जो आती है 80 mmHg आ जाती है। पी नॉट बी हमको पता हो गया। जैसे पी नॉट बी हमको पता हुआ, हमारे लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा हो गया। अब हमें मालूम है पीवी बराबर एनआरटी, ठीक, तो V बराबर क्या हो गया एनआरटी अपॉन P। तो हम B का गैसेस स्टेट में जब हम मोलर वॉल्यूम निकालेंगे 1 मोल का, तो 1 रखने वाले हैं। R की वैल्यू 0.08 गिवन है हमको, क्वेश्चन में क्या दिया है 0.08, वही रखना है। T 300 केल्विन दिया है अपॉन P किसका रखेंगे, जब VB है तो P नॉट ऑफ B, जो कि हमने 80 कैलकुलेट कर लिया है। ये देखिए 2 0 जैसे ही हटाते हैं ये गया, ठीक, ये कितना आया 10, तो VB बराबर कितना आ जाएगा हमारा, VB की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3/10 आ गया। क्लियर है ना, 3/10 आ गया। लेकिन यहां पर एक मिस्टेक अपन कर रहे हैं, क्या है, ये 80 तो mm ऑफ Hg है ना, 80 तो mm ऑफ Hg निकाला है, हमें किसमें रखना है, हमें रखना है इन ATM। यहां पे किसमें रखते हैं ATM में, तो 80 ओवर हमें क्या रखना पड़ेगा 760। तो ये वैल्यू जो है हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कैंसिल आउट हुआ, 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू 76, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 228, इतने क्या आ गया लीटर आ गया। ये तो हमारा गैसेस स्टेट में हो गया। अब हमें क्या करना है, दूसरा चाहिए लिक्विड स्टेट में। तो लिक्विड स्टेट में कैसे निकालेंगे, हमें मोलर मास दिया है 57 ग्राम पर मोल, मतलब 1 मोल का मास 57 ग्राम है और डेंसिटी इतनी दी है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ बी इन लिक्विड स्टेट, ये बराबर हो जाएगा मास हमको गिवन है अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना गिवन है 57 ग्राम है, अपॉन डेंसिटी 0.5 ग्राम पर ml है। ये ग्राम ग्राम कैंसिल कर देते हैं, ये वैल्यू कितनी आ गई 140
114 ml, क्योंकि 0.5 है ना, ये 1/2 लिख सकते हैं, 2 ऊपर लाएंगे तो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, तो 114 ml आ गया। बट लीटर में रखना होगा तो चलिए रख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो यहां पर क्या होगा, पहला रखा 228 लीटर, ये कितना रखा 114 ml है, इंटू 10⁻³ कर लिया, इतने लीटर, ये वैल्यू कितनी आई 2, ऊपर जाएगा लीटर लीटर कैंसिल तो वैल्यू आ गई 2000, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2000 आ जाएगा। 15 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, ये तो बिल्कुल आसान हो गया। वेपर फेज में कैसे निकालते हैं, YB बराबर क्या होता है P0B इंटू XB अपॉन P टोटल। P0B हमने निकाल लिया है 80 और XB की वैल्यू कितनी है 1/5, अभी हम लोगों ने फाइंड आउट की है XB की वैल्यू, और P टोटल कितना है वो भी हमें गिवन है, कितना है 100। ये वैल्यू जब रखते हैं तो कैलकुलेट करिए, ये वैल्यू कितनी आ गई कैलकुलेशन पर 0.16, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.16। तो 15 और 16 क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन देखते हैं, तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इन विच J, K, L, M आर द मेजर प्रोडक्ट। ये मेजर प्रोडक्ट बन रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस हो रही हैं। सबसे पहले इसकी रिएक्शन कराई जाती है Cl, CO, CH2, Cl। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन होगा क्योंकि AlCl3 एनहाइड्रस लिया हुआ है। तो जरा इसकी रिएक्शन कराते हैं, Cl, CH2, CuCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। क्या बनने वाला है, ये देखिए CH3 प्लस M ग्रुप है या प्लस R ग्रुप है, मींस आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इसका पैरा और इसका आर्थो मींस यहीं पर अटैक करेगा। तो देखिए बनने वाला प्रोडक्ट क्या होना चाहिए CH3 और यहां पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH2Cl। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, NaI दूसरे स्टेप में और हीट कर रहे हैं, तो Cl हटेगा और I लग जाएगा, CH3 Cu CH2I CH3। अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, थर्ड वाला स्टेप ONaNO2, ये SN2 रिएक्शन होगी, विलियमसन सिंथेसिस होती है, ठीक है। I हटेगा और इसकी जगह ये लग जाएगा, मींस हमारा J क्या आने वाला है, यहीं पर बना देता हूं CH3 Cu CH2 और I की जगह हमारा क्या लग गया NaI निकल जाएगा, ये रिंग लगी है जिस पर NO2 अटैच्ड है, ये फॉर्मेशन हो गया, ये हमारा बना J। अब J की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, फर्स्ट वन तो NaBH4 क्या करेगा, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन कर देगा, CHOH में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद सेकेंड स्टेप में PBr3 हमें मालूम है, पहले स्टेप में तो ये रिएक्शन कराई, दूसरे में PBr3 करा दी। PBr3 क्या करता है, OH की जगह Br लगा देता है, मींस जो हमारा K बनने वाला है वो K क्या हो जाएगा, ये तो हमारा J बन गया, K बनाते हैं CH3 CH, पहले OH आएगा और फिर वहीं पर क्या लगेगा Br। नाउ यहां से क्या लगा हुआ है CH2O और ये मेटा नाइट्रोफेनिल लगा है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया K। अब K की रिएक्शन करा रहे हैं NH3 के साथ, NH3 क्या करेगा, Br हटाएगा, OH लगा, NH2 लगाएगा, मींस L क्या बनने वाला है CH3 CH, यहां NH2 CH2O
NO2। ठीक है। अच्छा, इसी के की, ये के की रिएक्शन जब कराते हैं PHSNA से तो M बनने वाला है। जरा M देखते हैं क्या बनना चाहिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ये एज इट इज लगा रहा, Br हटेगा, उसी की जगह क्या लग जाएगा, SPH, CH2O। अब हमारे लिए क्वेश्चन आसान कहां से कर दिया गया, के का मोलर मास दे दिया गया है। के का मोलर मास, के से बन रहा है L, तो अगर इसका 350 मोलर मास था तो ध्यान से देखिए 350 में नुकसान किसका हुआ, Br ग्रुप गया, तो माइनस Br का एटॉमिक मास 80 है, वो हटा देते हैं। गेन क्या हुआ, NH2 का गेन हुआ, प्लस क्या कर देते हैं 16। जब हम ये ऐड करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 यहां से घटाया तो ये कितना बचा बेटा, 2, यहां से 15 में 8 गया 7, 270 बचा, उसमें से ये ऐड हो गया, तो 270 में ये ऐड हुआ तो 286 आ गया। इसका मतलब इसका मोलर मास हमें पता चल गया 286 होगा। इसका मोलर मास कितना होगा जरा ये भी देख लेते हैं। तो देखिए फिर से 350 था, किसका नुकसान हो रहा है, Br का, -80 करते ही 270 आ गया। गेन क्या हो रहा है, SPH, तो सल्फर का गेन मतलब 32 गेन। pH होता है C6H5, तो 77 का गेन। ये कितना हुआ, 7 2 9, 3 7 10 7 17 और 379 आ गया। तो दोनों के मोलर मास हमें पता हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है। The volume of 1 molar aqueous H2SO4 required to completely neutralize the ammonia evolved from 5.72 gram of L. L तो हमारा ये है, इसका कितना ग्राम दिया है, 5.72 ग्राम। हम मोल निकाल लेते हैं, 5.72 ग्राम अपॉन मोलर मास अभी निकाला 286, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 0.02 मोल। ठीक है, ये इसके मोल आ गए। हमें 1 मोलर ऑफ H2SO4 दे रखा है, तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी, 1 इंटू इसका वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर कितना है, 2। ये नॉर्मेलिटी पता हो गई। अब हम क्या करेंगे, अगर H2SO4 इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो ग्राम इक्विवेलेंट अपन बराबर करते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जो हमारा क्या बना है L बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे, 0.02 मोल इनटू इसका n फैक्टर क्या आएगा। तो देखिए अभी हम लोगों ने बात की है, ये हमारा L है, जब H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो NH3 निकलेगा, तो n फैक्टर मतलब एक हाइड्रोजन का गेन होगा, तो n फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इनटू क्या होने वाला है, 1 बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे, तो इसकी नॉर्मेलिटी क्योंकि आ गई, इनटू वॉल्यूम इन लीटर रखेंगे बेटा अपन, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट रख रहे हैं। तो जरा वॉल्यूम इन लीटर कितना आ गया, तो वॉल्यूम इन लीटर बराबर आ गया, मैं यही कर देता हूं, तो वॉल्यूम इन लीटर बराबर आ गया 0.02 अपॉन 2 मींस 0.01, इतने लीटर आ गया। तो ml में कितना हो जाएगा, इंटू 1000 करना पड़ेगा, तो कितना आ गया 10 ml। तो इसका बेटा आंसर क्या हो जाएगा, 10 ml। क्लियर है, 17 भी क्लियर हो गया। 18 देखते हैं, इन सल्फर एस्टिमेशन बाय कैरियस मेथड द अमाउंट ऑफ BSO4 फॉर्म्ड फ्रॉम 3.79 ग्राम ऑफ M। जो M है, M हमारा क्या है, अभी हम लोगों ने देखा ये है M, इसके कितना मोलर मास निकाला 379, इसका मास हमको दिया कितना है 3.79 ग्राम, 79 ग्राम ऑफ M।
तो मोल निकाल लेंगे। मोल कितने आ जाएंगे? 3.79 ओवर 379, 0.01 मोल ऑफ एम। एम के मोल आ गए। जितने मोल एम के होंगे उतने ही मोल सल्फर के भी होंगे, बराबर मोल ऑफ सल्फर आ जाएगा। और जितने सल्फर के मोल होंगे उतने ही मोल किसके हो जाएंगे? BSO4 के। ये हम जानते हैं कैरेस मेथड में। तो बराबर मोल ऑफ क्या हो गया? BSO4। इसका मींस मास ऑफ BSO4 कितना आ जाएगा? मोल इंटू मोलर मास। मोल आए 0.01 इंटू मोलर मास तो हमें पता ही है 233 होता है। तो ये जरा मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ गया? 2.33 ग्राम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2.33 ग्राम। क्लियर है ना? तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा सा इसमें मिक्स कर दिया गया है, बट आपके लिए आसान क्या किया गया है कि मोलर मास जब इसका दे दिया गया तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत इजी हो गया। क्लियर है ना? तो बेटा ये हम लोगों ने देखा केमिस्ट्री का जेईई एडवांस पेपर 2। होप आप सभी ने बहुत अच्छा किया होगा।